جو मेडिसिन के लिए चाहिए वो हम करते हैं, ठीक है। देखें हेडिंग दे दे हार्ट। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये वो ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को ब्लड क्या करता है, पंप करता है। सो पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज हार्ट। इसकी मेन पे लेके पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। दिस इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज हार्ट। हार्ट के अंदर हमने चेम्बर्स पढ़ने हैं। इसके 4 चेम्बर्स होते हैं। इसमें 2 एट्रियाज है और 2 वेंट्रिकल्स है, और इसके अंदर 4 वाल्व होती है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व, ठीक है जी। ये 4 वाल्व है। तो एक सर्किट बनाए और उस सर्किट के ऊपर हम इसकी मेडिसिन पढ़ते हैं, ठीक है जी। वो सर्किट ये है कि सिंपल डायग्राम ड्रा करे हार्ट की, कि ह्यूमन हार्ट इज टिपिकली हैविंग 4 वाल्व्स। तो अगर हम यहाँ से देखें इसके 4 वाल्व है। अपर जो 2 हमारे पास चेम्बर्स है ये एट्रिया है, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल है और इसके साथ लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है जी। ये 4 चेम्बर्स है ह्यूमन हार्ट के। इस राइट साइड के अंदर डीऑक्सी ब्लड होता है और लेफ्ट साइड पे कौन सा होता है, ऑक्सी ब्लड होता है, ठीक है जी। देखें हेड एंड नेक से और अपर लिम्ब से डीऑक्सी ब्लड लाने वाला जो बिगर वेन है दैट इज सुपीरियर वीना केवा। तो यहाँ पे सुपीरियर वीना केवा एंटर होती है, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी नीचे से डीऑक्सी ब्लड लाने वाला जो वेन है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वीना केवा। तो इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा बोथ आर एंटरिंग टू द हार्ट एट द राइट एट्रियम, ठीक है। हाँ जी 10 लोग आप क्या कर देना, ओके। अब इधर देखें, या बंद कर दे, वो एसी लगाई है अभी, ठीक है। अब इधर फोकस करें, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा, ठीक है जी। इधर फोकस करें, ये डीऑक्सी ब्लड ला रहा है, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सी ब्लड लाएगा और ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सी ब्लड लाता है। सो दीज 2 वेसल आर कैरी डीऑक्सी ब्लड, वन इज फ्रॉम द अपर पार्ट, अनदर इज फ्रॉम द लोअर पार्ट, ठीक है जी। दबा हुआ का ना, बस सही है, ओके। अब इधर देखें, तो ये अपर पार्ट से डीऑक्सी ब्लड ला रहे, ये लोअर पार्ट से डीऑक्सी ब्लड ला रहे और राइट एट्रियम को दे रहे, ठीक है। राइट एट्रियम को जब ब्लड मिलता है डीऑक्सी ब्लड, तो राइट एट्रियम विल गिव दैट ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये सर्किट सारे समझ लें, इस पे बहुत सी कंडीशन हम पढ़ेंगे। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब राइट इधर वेंट्रिकल में आते हैं एट्रियम से बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे पल्मोनरी आर्टरीज में जाती है, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरीज वो ब्लड लंग्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो लंग्स तक ब्लड जाने के लिए ये हमारे पास कौन सी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज, दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। अब इधर फोकस करें, राइट वेंट्रिकल विल गिव देयर ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पे जो वाल्व है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व है। और एक दफा जब लंग्स को ब्लड मिल जाए तो लंग्स के अंदर डीऑक्सी ब्लड कन्वर्ट हो जाती है किस में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। गैसियस एक्सचेंज होता है, डीऑक्सी ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी ब्लड। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के जरिए फिर ये लेफ्ट एट्रियम में जाती है, पल्मोनरी वेन्स होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज 2 होती है, दे आर 2 इन नंबर्स, बट पल्मोनरी वेन्स आर 4 इन नंबर्स। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन का काम ये है कि ऑक्सी ब्लड लंग से लेकर किस एट्रियम को देना, लेफ्ट एट्रियम को देना। और जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाय द हेल्प ऑफ एन वाल्व नोन एज अ माइट्रल वाल्व। तो यहाँ पे माइट्रल वाल्व है, मिट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। और फिर जब ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंच जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड किस में चला जाता है, एओर्टा में। एओर्टा इज द मेन आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इस एओर्टा को ब्लड आने के लिए यहाँ पे किस वाल्व को गुजरना पड़ेगा, एओर्टिक वाल्व होता है। तो ये सर्किट पहले सारे समझ लें, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड नो दिस सर्किट फर्स्ट, ठीक है जी। ये फिजियोलॉजी है। तो देखिए बहुत आसान और सिंपल सर्किट है।
کہ بھائی ڈیآکسی بلڈ सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा ये दोनों किसको दे रहे? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम फिर अपना ब्लड किसको देगा? राइट वेंट्रिकल बाय द हेल्प ऑफ विच वाल? ट्राइकस्पिड वाल। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाएगी बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, इन बिटवीन देयर इज पल्मोनरी वाल। और लंग से ये वापस ब्लड जो ऑक्सी ब्लड है ये किस एट्रियम को जा रही है? लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सी ब्लड आकर ये किसको देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे इसके दरमियान जो वाल्व है दैट इज कॉल्ड माइट्रल वाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इयोटा में जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इयोटिक वाल्व। क्लियर है? इफ यू नो दिस सर्किट आगे जाना आसान है। ठीक है, दिस इज द फिजियोलॉजी। अब देखें यहाँ पे दो चीजें याद रखने हैं। फिजियोलॉजी में एक डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, कि हमारे पास कार्डियक आउटपुट क्या है हार्ट की। कार्डियक आउटपुट से मुराद क्या है? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स, जितना ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स निकालती है कितने टाइम में? 1 मिनट में। कितने टाइम में? 1 मिनट में। इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अगर हमारे हार्ट से, आप लोग खुद बताए, पंपिंग चेम्बर्स, देखिए पंपिंग आर्गन तो हार्ट है, लेकिन पंपिंग चेम्बर्स क्या है? पंपिंग चेम्बर्स एट्रियाज है कि वेंट्रिकल्स है? वेंट्रिकल्स है, क्योंकि जो एट्रियाज है ये ब्लड किसको दे रहे हैं? वेंट्रिकल्स को। और आगे पंप किसका कर रहा है? वेंट्रिकल ने। 1 मिनट में जितना ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स निकाले उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड दोनों वेंट्रिकल से बाहर इजेक्ट होगा इसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। अब नॉर्मली अगर हेल्दी पर्सन की हम बात करें तो 1 मिनट में हार्ट अराउंड अबाउट 5 लीटर ब्लड निकालता है। कितना निकालता है? 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट इन हेल्दी पर्सन इज 5 लीटर पर मिनट। ये 5 लीटर होता है। 5 लीटर ब्लड हार्ट निकालेगा तब जाकर हेड से लेकर टोस तक बॉडी की जितनी आर्गन है उसकी डिमांड को हम पूरा कर सकेंगे, क्योंकि अगर ब्लड कम निकलेगा तो फिर बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होगी। तो देखें, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, अ कंडीशन इन विच द हार्ट इज नॉट sufficiently eject the blood to fulfill the demand of body, देखिए ये बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहली बात ये की है कि अगर दोनों वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड निकाले? 5 लीटर, तो वो जाकर बॉडी की डिमांड को पूरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कंडीशन जिसमें हार्ट नॉट सफिशिएंटली पंप, अगर वो नाकाफी इतना ब्लड पंप ना करे जिस पे बॉडी के डिमांड को हम पूरी कर सके, इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। दैट इज नोन एज हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन, इट इज नॉट अ डिजीज। हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जिसमें ब्लड इतना पंप ना हो जाए जिस पे बॉडी की डिमांड को हम पूरी कर सके। तो नॉर्मली हेल्दी बंदे के अंदर कितना ब्लड पंप करना चाहिए? 5 लीटर। अगर किसी की ब्लड वॉल्यूम 3 लीटर है, 4 लीटर है, तो पंपिंग तो होगी लेकिन वो बॉडी की डिमांड को पूरी नहीं कर सकेगा। ऐसे कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। एक होते कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में टोटली हार्ट काम करना छोड़ देता है, वो लॉस ऑफ पंपिंग है। और अगर पंपिंग हो रही है लेकिन नॉर्मल से कम हो रही है तो हार्ट इज फेलिंग टू फुलफिल दी डिमांड ऑफ द बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर कहते हैं। अब आप लोग को जो मेडिसिन में क्वेश्चन आएगा उसके लिए लिखे क्लिनिकल केस, कि व्हाट इज द क्लिनिकल केस एंड हाउ दिस क्वेश्चन विल कम टू यू इन द एग्जाम। ठीक है, अ 52-year-old male previously known case of hypertension from last 25 years suddenly present
present to the emergency with complaint of dyspnea. Dyspnea stands for difficulty in breathing. Difficulty in breathing is known as a dyspnea. ठीक है. Shortness of breath. SOB stands for shortness of breath. ठीक है. Shortness of breath, cough and chest tightness. And chest tightness. Investigation done. Yeah. On auscultation, there is bilateral crackles. ओके, एग्जामिनर क्रैकल्स भी बता सकता है, वो आप लोगों को अस्कल्टेशन के ऊपर राल्स भी बता सकता है, बाइलेटरल राल्स. ठीक है. और अगर राल्स ना आए तो क्रेपिटस भी बता सकते हैं. क्रैकल्स, राल्स एंड क्रेपिटस, देज आर द सेम थिंग. तो बाइलेटरल अस्कल्टेशन में हमें जनाब राल्स या क्रेपिटस एट द बेस ऑफ द लंग्स, एट द बेस ऑफ लंग्स, ये हमने जनाब सुन लिए. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. अब देखें, इसकी डायग्नोसिस हमने करनी है. 52-year-old male previously unknown case of hypertension from last 25 years suddenly presented to the emergency department with the complaint of dyspnea, shortness of breath and cough along with chest tightness. पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ गए हैं. ठीक है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है. जब अस्कल्टेशन हमने की है बेस ऑफ द लंग्स में, तो वहां पे हमें क्या चीज सुनने को मिल गई? क्रैकल्स. दीज आर द एबनॉर्मल साउंड. जिस तरह सूखे पत्ते पे बंदा पाँव रखे ना, उसका एक साउंड होता है, इसको हम क्रैकल्स या क्या कहते हैं? राल्स कहते हैं. अब क्रैकल या राल्स, ये एमसीक्यू सुन ले, ये तब हमें सुनने को मिलता है when there is excess fluid accumulation in the lungs. जब लंग्स के अंदर क्या हो? एक्सेस फ्लूइड हो. और एक्सेस फ्लूइड accumulation anywhere in the body is called of edema. लेकिन अगर वो लंग्स में हो तो उसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं. लेकिन इस पेशेंट में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है. इसका मतलब इस पेशेंट को जो पल्मोनरी एडिमा हुआ है वो लंग्स के इशू से न, या किसके इशू से हुआ है? हार्ट के इशू से है. तो ऐसा पल्मोनरी एडिमा जिसकी ओरिजिन कहाँ से हो? हार्ट से हो, इसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा. तो पल्मोनरी एडिमा दो तरह की है, कार्डियोजेनिक वर्सेस नॉन कार्डियोजेनिक. If the problem of the heart can cause pulmonary edema, that is known as a cardiogenic pulmonary edema. इस पेशेंट की जो डायग्नोसिस है ये क्या है? आंसर इज कार्डियोजेनिक pulmonary edema. Pulmonary edema. Pulmonary edema is the excess fluid accumulation in the lungs. और जब फ्लूइड accumulate हो जाए लंग्स के अंदर, वो गैसियस एक्सचेंज को इम्पेयर कराएगा. सब गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो पेशेंट को डिफिकल्टी भी होगी सांस में, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है. और एक्सेस फ्लूइड कैन इरिटेट द नर्व एंडिंग, सो द पेशेंट मे लीड टू कफ आल्सो. इसमें हमेशा एग्जामिनर आप लोगों से ड्रग ऑफ द चॉइस भी पूछते हैं कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ द चॉइस गिवन इन पल्मोनरी एडिमा. तो इसमें हमारा टारगेट क्या है कि ऐसा ड्रग दे जिससे हम एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से क्या कर सके? बाहर निकाल सके. तो हमारे पास वो ड्रग जो फ्लूइड को बाहर फ्लश कर सकते हैं, दे आर डायूरेटिक्स. वो कौन सा ड्रग है? डायूरेटिक्स. लेकिन डायूरेटिक्स की 4 कैटेगरीज होती है, 4 से 5. ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स या पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स. तो ये लंग्स का इशू है. तो लंग्स के इशू में हम पोटेंट डायूरेटिक देंगे, स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक देंगे, ताकि क्विकली हम एक्सेस फ्लूइड को क्या कर सके? बाहर निकाल सके. द स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक्स इज लूप डायूरेटिक्स. ये क्या होते हैं? लूप डायूरेटिक्स आर दी स्ट्रॉन्गर एंड मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक्स. और इसके अंदर जो ड्रग हम देते हैं दैट इज कॉल्ड फ्यूरोसिमाइड. ठीक है, तो फ्यूरोसिमाइड इज अ डायूरेटिक्स प्रेजेंट इन विच फैमिली? लूप डायूरेटिक्स. तो ये पोटेंट डायूरेटिक है. लेकिन एग्जाम में लूप डायूरेटिक नहीं आएगा क्योंकि ये तो फैमिली है. एग्जाम में वो आप लोगों से ड्रग पूछेंगे और ड्रग विल बी फ्यूरोसिमाइड. ठीक है, फ्यूरोसिमाइड इज अ ड्रग विच इज प्रेजेंट इन विच फैमिली? लूप डायूरेटिक्स. ये लूप डायूरेटिक फैमिली का एक ड्रग है एंड दैट इज मोस्ट पोटेंट. इसका लेजिक्स इंजेक्शन आते हैं, लेजिक्स.
लेजिक्स के नाम से इंजेक्शन है फ्यूरोसिमाइड, एंड दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस यूज फॉर टू फ्लश एक्सेस फ्लूइड आउट ऑफ द लंग्स। ये पल्मोनरी एडिमा में देते हैं, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने दे। देखिए, हाइपरटेंशन का मतलब ये है इट इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी का बीपी ज्यादा है तो एयोर्टा के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे बीपी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर, एयोर्टा के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। अब इधर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। दिस लेफ्ट वेंट्रिकल हैज पंप ब्लड इनटू द एयोर्टा। अब एयोर्टा का अपना एक रेजिस्टेंस है, वेसल है, बड़ा वेसल है, तो ये अपना एक रेजिस्टेंस मतलब क्या करते हैं, ऑफर करता है किस चीज को? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इतना जोर से पंप करेगा कि वो इसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम करे, तब जाकर ब्लड आगे बॉडी को जाएगी। अगर किसी की ब्लड प्रेशर हाई है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को नॉर्मल काम करना होगा कि ज्यादा काम करना होगा? ज्यादा काम। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता पंप करे तो इस प्रेशर को ओवरकम नहीं करेगा। तो अगर ये प्रेशर ओवरकम नहीं करेगा तो आगे ब्लड नहीं जाएगा। अगर हमने ब्लड बॉडी के हर पार्ट को देना है तो हमने इस प्रेशर को ओवरकम करना है ताकि ब्लड आगे जाए। बात समझ गए? तो अगर किसी की बीपी ऑल द टाइम क्या है, ये ज्यादा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू वर्क मोर और लेस? मोर। और जब ये ज्यादा काम करेगा तो ये अपने मसल साइज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। इसको क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी। तो अगर सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर है ज्यादा टाइम से, तो लॉन्ग रन में लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी? हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। तो अगर ये साइज में बढ़ जाए और ये पंप करते रहे और प्रेशर ना कम हुआ, एक वक्त आएगा कि ये मसल क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। तो जो हाइपरट्रोफाइड मसल है दे हैज टू बी वीक। और अगर ये वीक पड़ जाए लॉन्ग रन में, तो फिर देखे फिर ये पंपिंग करने का काबिल होगा? नहीं होगा। फिर इतना पंपिंग नहीं होगा जिसपे बॉडी की डिमांड को क्या कर सके? पूरा कर सके। तो पेशेंट किस फेलियर में जाएगा? हार्ट फेलियर में जाएगा कि नहीं? लेकिन ये हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड में हो गया कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड। इसलिए अनकंट्रोल्ड सस्टेन्ड हाइपरटेंशन कैन कॉज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है? लेफ्ट साइड। तो वीकनेस ऑफ द मसल लीड टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। इसमें लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो गया। अब इधर सुन ले, अब जब हार्ट फेलियर हो गया तो फिर इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज्यादा रिटेन होगा कि कम? ज्यादा, क्योंकि ये ब्लड आगे निकाल नहीं सकता, तो ये ब्लड से भर जाएगा ना, ये ब्लड से भर जाएगा, क्योंकि इसका काम था ब्लड को आगे लेके जाना। अब अगर ये फेल है तो ब्लड ज्यादातर किधर रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो फिर जब ये आगे ब्लड नहीं देगा, ये भर जाए, तो फिर लेफ्ट एट्रियम भी आगे ब्लड नहीं देगा, क्योंकि आगे फेल हो गया है। तो प्रेशर आगे जाएगा कि बैक जाएगा? बैक जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड से भर जाएगा कि नहीं? और जब ये भर जाएगा तो फिर ये किस वेन से ब्लड नहीं लेगा? वेन से। तो वेन भी ब्लड से भर जाएगा। और वेन को कौन ब्लड दे रहा था? लंग्स। ये भी आगे नहीं देगा, तो रिटेंशन ऑफ फ्लूइड किस में हो जाएगी? लंग्स में। एंड द पेशेंट विल लीड टू पल्मोनरी एडिमा। So therefore, when the patient has a uncontrolled sustained hypertension for the longer time, और इसको सडनली रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाए, जैसा कि कफ आ जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाए, डिस्पनिया आ जाए, और हमें ऑस्कल्टेशन पे क्या सुनने को मिले? क्रैकल्स या राल्स, इट्स मीन this person develop left side heart failure, and due to back pressure there is excess fluid retention in the lungs, can lead to pulmonary edema. पेशेंट को क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा। और एडिमा के अंदर एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए द ड्रग ऑफ द चॉइस इज फ्यूरोसिमाइड, व्हिच इज कॉल्ड लूप डाययूरेटिक्स। जी हाँ, ब्लीडिंग। ओके, पेशेंट ब्लीडिंग करेगा क्या नहीं, इट डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द कफ। कभी कभार जब पेशेंट ज्यादा कफ सीवियर कफ करता है तो यहाँ पे जनाब छोटे मोटे मतलब ब्लड वेसल रप्चर हो सकते हैं, उसमें ब्लड के कतरे आ सकते हैं, उसको हीमोप्टाइसिस कहते हैं, बट इट इज सीन लेटर इन द स्टेजेस। तो याद रखे कि जब भी लेफ्ट साइड के अंदर मसला हो तो लेफ्ट साइड विल बैक प्रेशर बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ वीनस ब्लड, इट कैन लीड टू लंग्स फेलियर, और ये पल्मोनरी क्या करा सकता है? एडिमा करा सकता है। तो आप लोगों को एग्जामिनर यहाँ पे टेस्ट करेगा कि हार्ट के अंदर मसले में जब भी चार चीजें आ जाए, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, और स्कल्टेशन पे हमें कराल या क्रैकल सुनने को मिले, इट्स मीन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन। ये एक्सेप्शन है बॉडी में।
दे आर एक्सेप्शन। ये बॉडी में हम कहते हैं कि ऑल वेसल कैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्पेशली आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, और ऑल कैन कैरी वेन डीऑक्सी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ये वाहिद जो है ना एक्सेप्शन है बॉडी में कि भाई ये अडाप्टेशन है, मतलब ये एक्सेप्शन है, इसलिए तो डेफिनेशन में हम कहते हैं। आजकल जो कार्डियोलॉजी वाले हैं वो डिफाइन ऐसे करते हैं जितने भी वेसल, चाहे वो वेन हो या आर्टरी हो, वो ब्लड हार्ट से अवे लेके जाते हो, अवे वो सारे आर्टरीज होंगे, और ऐसे ब्लड ऐसे वेसल जो ब्लड हार्ट को दे रहे हो, चाहे वो वेन हो या आर्टरी हो, वो हमेशा डीऑक्सी होंगे। इसका मतलब ये है ये ब्लड लेके जा रहे कि लेके दे रहे, लेके जा रहे, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑक्सी ब्लड होगा, चाहे वो वेन हो या आर्टरी हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और जो ब्लड दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हार्ट, ये वेन्स होते हैं, चाहे वो ऑक्सी ब्लड हो या डीऑक्सी ब्लड। सो ऑल दोज वेसल which take the blood away from the heart, they are arteries, they are oxygenated blood, और जो ब्लड देंगे दे आर ऑफ वेन्स, चाहे वो ऑक्सी हो या डीऑक्सी हो। ये इसका सिंपल फार्मूला है, ठीक है, बिल्कुल फिजियोलॉजी सेम, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं? सिर्फ कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। अब आप लोगों को एग्जामिनर दो जगहों पे मजीद टेस्ट करता है, एक कॉलम ड्रा करते हैं, उसमें एक दो एमसीक्यूज है, वो आप लोगों को हल कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार केस है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। देखें अब ऐसा करते हैं कि एक साइड पे लिखे, एक साइड पे लिखे लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, और इधर लिखे राइट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है जी। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों फेल हो सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड हार्ट फेल हो जाए, अभी थोड़ी देर पहले इसकी जिक्र की है, इसका जो मेन काज है दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अगर किसी की बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रही और वो बढ़ती जा रही है, तो लॉन्ग रन में हाई ब्लड प्रेशर कैन फेल लेफ्ट साइड वेंट्रिकल, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाए और ये फेल हो जाए तो बैक प्रेशर में जाकर ये लंग्स को खराब कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नंबर वन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का एक काज क्या है, हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट लिखे माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस, ओके। स्टीनोसिस इज द नेरोइंग ऑफ द वाल्व, अगर वाल्व अपने साइज से नेरो हो जाए, तंग हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टीनोसिस कहते हैं। अब मुझे ये बताए लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किधर जा रहे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाय द हेल्प ऑफ विच वाल्व, माइट्रल वाल्व। और अगर इस माइट्रल वाल्व में कोई इस तरह नेरविंग आ जाए, ये तंग हो जाए, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल विल नॉट गिव ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और अगर वेंट्रिकल को ब्लड नहीं मिलेगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा कि कम, कम होगा, एंड इट विल नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ द बॉडी, हम कहेंगे लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया। तो ये लेफ्ट साइड का इशू है कि राइट साइड का, लेफ्ट साइड। तो माइट्रल स्टीनोसिस लीड्स टू विच साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। वजह यह है कि माइट्रल वाल्व किस साइड पे मौजूद है, लेफ्ट साइड पे मौजूद है। ये फिजियोलॉजी है कि माइट्रल वाल्व है ही लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। अगर ये नैरो हो जाए तो इसको ब्लड कम मिलेगा और ये ब्लड निकालेगा भी कम, जिससे बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो हार्ट फेलियर होगा। तो अगर ये नैरो है तो ज्यादा ब्लड किधर रहेगा, लेफ्ट एट्रियम में, फिर बैक प्रेशर जाएगा और क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा। चाहे हाइपरटेंशन का पेशेंट हो या माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस का पेशेंट हो, दोनों के साथ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा एंड इट विल लीड टू पल्मोनरी एडीमा। क्लियर है? ओके। यहाँ पे कौन सा वाल्व है, व्हाट इज दिस वाल्व, एयोर्टिक वाल्व। अगर ये नैरो हो जाए तो ब्लड इधर से इधर तक आ सकेगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। तो एयोर्टिक वाल्व स्टीनोसिस में भी लेफ्ट साइड क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है। लेकिन वो मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि एग्जामिनर लव टू आस्क व्हिच वाल्व स्टीनोसिस, माइट्रल वाल्व। द रीजन इज यंगर एज के अंदर द मोस्ट कॉमन वाल्व टू बी अफेक्टेड दैट इज माइट्रल वाल्व। वो कौन सा वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व। अगर बंदे की एज 50 से कम है, 20 से ज्यादा 50 से कम एज में मोस्ट कॉमन वाल्व इन द हार्ट टू बी अफेक्टेड इज माइट्रल वाल्व। लेकिन एजड लोग आफ्टर द एज ऑफ 50 मोस्ट कॉमन वाल्व टू बी अफेक्टेड इज एयोर्टिक वाल्व, ठीक है। तो एयोर्टिक वाल्व ओल्डर एजेस में ज्यादा कॉमन होता है और यंगर एजेस में माइट्रल वाल्व। लेकिन चाहे वो माइट्रल वाल्व हो या एयोर्टिक हो, दोनों की वजह से कौन सा साइड हार्ट फेलियर होगा, लेफ्ट साइड। एंड व्हेन लेफ्ट साइड हार्ट इज फेल ड्यू टू द बैक प्रेशर इट कैन कॉज पल्मोनरी एडीमा। क्लियर है? अब इसके लिखे कंसिक्वेंसेस क्या होंगे या इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस ये है
the patient will have back pressure on the lungs leading to pulmonary edema. और जब pulmonary edema हो जाए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र की है, patient will develop shortness of breath, patient will develop dyspnea, patient complaining of cough. और जब भी auscultation करते हैं तो patient को क्या आते हैं, क्रैकल्स या राल्स आते हैं, और ड्रग ऑफ द चॉइस क्या देंगे, फ्यूरोसिमाइड देंगे, दैट इज कॉल्ड लूप डायूरेटिक्स. क्लियर है? ये तो हमने अभी कर लिया, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है. राइट साइड हार्ट फेलियर की काज लेके, काजेस. राइट साइड हार्ट फेलियर, द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन इज के एमसीसी मोस्ट कॉमन काज. एमसीसी स्टैंड फॉर मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर. ये एमसीक्यूज भी आता है कि भाई जिसका राइट साइड हार्ट फेल हो तो जरूरी है 90% इन द केसेस कि इसका लेफ्ट साइड भी क्या है, वो फेल है. तो राइट साइड हार्ट फेलियर का जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है. एमसीसी स्टैंड फॉर मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइड. इधर थोड़ा फोकस करें. अगर ये साइड फेल है तो बैक प्रेशर किस पे जाएगा, लंग्स पे. अगर लंग्स के अंदर फ्लूइड आ जाए, फ्लूइड, लंग्स को ब्लड कौन दे रहा था, पल्मोनरी आर्टरी, और अगर ये फ्लूइड इधर बिल्ड हो जाए लंग्स में, द लंग्स बिकम हेवी एंड बोगी. हेवी का मतलब कि इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है. तो अगर इसके अंदर फ्लूइड है तो कैन दिस आर्टरी विल गिव ब्लड टू द लंग्स, नो, क्योंकि लंग्स खुद भर जाएंगे तो इससे ब्लड नहीं लेगा. तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, कैन कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन. क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन. और अगर इधर प्रेशर ज्यादा होगा इधर, तो इस वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा कि कम, ज्यादा. तो राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी. और अगर ज्यादा टाइम तक ये रहेगा तो एक वक्त आएगा कि ये साइड भी फेल हो जाएगा. तो मस्ट स्टार्ट किस साइड से हुआ है, लेफ्ट साइड, और बैक प्रेशर में जाकर किसको फेल किया है, राइट साइड को. मोस्ट कॉमन काज ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, बट मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट साइड